अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के एक यूबी के पास पेपर्स को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है बिजनेस अर्थमेटिक, जिसके 5 एमसीक्यूज और एक हमारे पास सीआरक्यू आएगा 4 मार्क्स का, तो टोटल ये 9 मार्क्स हमारे पास कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला शीट हमें ये गिवन है। बिजनेस अर्थमेटिक्स चैप्टर है, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको नहीं गिवन होगा। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर रेशियो का टॉपिक एक ऐड आता है, वेरिएशन का टॉपिक हमारे पास है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक इसके अंदर ऐड होता है, डिस्काउंट का टॉपिक। तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो, तो ये वही टॉपिक हैं, पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है, थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और ये ईयरली पास पेपर्स के लिहाज से हैं। 2017 तक जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आए वो हम गो थ्रू करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। द साइज ऑफ अ पिक्चर इज 4 by 6 inches if the picture is to be enlarged in the ratio of 3:2, then the enlargement size will be। अब यहाँ पर मुझे जो है enlargement size बतानी है कि इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और हमें इसका फाइनल आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मुझे ओरिजिनल साइज दी गई है पिक्चर की, वो है 4 by 6 इंचेस दी गई है, ठीक है। मतलब लेंथ इसकी 4 हो गई, विड्थ इसकी 6 हो गई। अब जब इस तरह का सवाल आता है, इनलार्जमेंट करनी होती है, तो क्या करते हैं हम, बहुत गौर से समझिएगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं एक मिनट ये ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। अच्छा, द साइज, अब हमारे पास ओरिजिनल साइज जो मुझे गिवन है, तो इसमें मेरे पास जो लेंथ है वो गिवन है 4, और विथ गिवन है 6, और कह रहा है इनलार्ज कर दो किस रेशियो में। इनलार्ज मुझे करना है इसको 3:2 में। अब जो रेशियो होता है, फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 3/2। आई होप ये वाली चीज़ पता होगी, बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, वरना शायद ये आपको वीडियो में समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो हम रेशियो को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रेशियो की एक और खासियत क्या होती है कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के यूनिट सेम होने चाहिए। अब यूनिट नहीं है तो मतलब सेम ही चीज़ है, इनलार्जमेंट एक ही यूनिट पे हो रही है, मतलब इंचेस ही है। तो जो इनलार्जमेंट की वैल्यू दी गई है उससे आप मल्टीप्लाई करवा दें इंडिविजुअली। इनलार्जमेंट का मतलब क्या है? इनलार्जमेंट का मतलब है एक शेप का साइज बढ़ जाना। कितना बढ़ रहा है? 3:2 बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर इसको मैं डबल कर दूं, ठीक है। अभी देखें इसकी जो लेंथ है वो 2 बॉक्सेस पे आ रही है, अगर मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 4 बॉक्सेस पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर रेशियो साइज का दिया हुआ है, इनलार्जमेंट किसमें करना है, रेशियो 3:2, मतलब 3/2। तो 3/2 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो विड्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ साइज बढ़ता है, बाकी चीजें चेंज नहीं होती। एंगल इसका सेम रहता है, तो ऑब्वियस बात है लेंथ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो लेंथ में फर्क आ जाएगा, क्योंकि लेंथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही तो हम कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो ये 4 3 12, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 3 18, 18 डिवाइड बाई 2 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6:9 इसका फाइनल आंसर है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1, सॉरी बी आ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगला हम आते हैं। एन एनुअल प्रॉफिट वॉज डिवाइड अमॉन्ग द 3 पार्टनर आसिफ, साकिब एंड नासिर। एनुअल प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड किया गया। If they receive rupees 40,000, 60,000, 50,000 respectively, then the money was divided in the ratio। अब ये जो मनी पैसे हैं इसको रेशियो में बताना है। अब तीनों रुपीस में हैं, जैसे मैंने बताया रेशियो के यूनिट सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो सेम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे आज तक ऐसा सवाल आया नहीं कि सेम बनाने पड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन हमारे पास वैल्यूज हैं, 40,000 रेशो, 60,000 रेशो, और फिर हमारे पास क्या है, 50,000। तो जो पहले है उसको पहले, फिर दूसरे और तीसरे, इस तरीके से हमने इसको इनपुट कर दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये आपने 3 जीरो कटे, यहाँ से भी 3 जीरो काट दिए, यहाँ से भी 3 जीरो काट दिए। अब एक जीरो बच गया, इसको भी काट दिया, क्या बच गया, 6:5 रेशो, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 4:6:5। अब जो मेरे पास नंबर आया 4, 6 और 5, इनमें कुछ कटिंग नहीं हो सकती। अगर इनमें कटिंग हो सकती तो कटिंग में करता,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर बनता है ये, तो मैं कह रहा 2 1 2 2 2 3 तो 1 2 3 आंसर। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 4:6:5, ये भी ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज जो है 100 ग्राम्स। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस एमसीक्यूज को। 100 ग्राम ऑफ फूड कंटेन 9.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 100 ग्राम का फ्रूट जो है वो कंटेन कर रहा है कितना, 9.3 ग्राम प्रोटीन है उसमें। ठीक है, अ सर्विंग ऑफ 30 ग्राम ऑफ दिस फूड आइटम विल कंटेन हाउ मैनी ग्राम। अब वो कह रहा है कि अगर 30 ग्राम है तो बताएं कितना प्रोटीन होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 100 ग्राम है तो फिर आप बताएं कितना इसके अंदर प्रोटीन होगा। अब सबसे पहले हम एक और चीज कर सकते हैं इसके अंदर, वो ये चीज कर सकते हैं कि पहले मैं वैल्यू अच्छा, दो तीन तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो उसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे ग्राम हो गए, फूड हो गए, और यहाँ मैंने प्रोटीन लिख दिया। ठीक है, 100 ग्राम फ्रूट में मेरे पास 9.3 ग्राम प्रोटीन है, और 30 ग्राम फूड में मेरे पास प्रोटीन नहीं पता कितना है। एक तरीके कार तो इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 × x 100x हो गया, फिर इक्वल टू लगा दें, 30 × 9.3 कर दिया, और 100 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो 30 × 9.3 डिवाइडेड बाय 100। एक, अब इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.79। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा से आप निकाल लें 1 ग्राम का प्रोटीन कितना होता है। तो आप 9.3 को डिवाइड बाय 100 कर लें, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, इसको देख लेता हूँ क्या आएगी वैल्यू। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा। 9.3 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गई मेरे पास 0.0, अच्छा हाँ 0.093 हो गया। ये मेरे पास आ गया एक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 30 ग्राम से, तो मेरे पास फाइनल आंसर वही आ जाएगा जो इसका आया 2.79। ये दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई होप ये तरीका आप लोग को, जो बेहतर तरीका आपको आता है या जो आपको अच्छे से आता है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन द न्यू ईयर अक्रम सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 से 60,000, द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी वॉज। अच्छा जी, अब सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा जी, करना क्या है, अब भाई हमारा अकरम भाई है हमारे पास। ठीक है, उनकी सैलरी माशाल्लाह 50,000 से 60,000 हो गई, 10,000 का माशाल्लाह इंक्रीमेंट लग गया। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। अब बताना है कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अगर हमें किसी चीज़ की निकालनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल आपका फॉर्मूला बनता है, देखें ये फॉर्मूला गिवन नहीं है, बेसिक चीज़ें, इंक्रीज डिवाइड बाय, आप कह लें इसको, हम क्या कह सकते हैं, हम वैल्यू ओल्ड सैलरी कह लो, ओल्ड सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये, तो हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ, 10,000 हुआ है। ओल्ड सैलरी कितनी थी, 50,000, कि हमने मुआवजा पुरानी सैलरी से ही करना है। तो ये जीरो से ये जीरो काट दिए मैंने, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दिए, कितना बच गया भाई, ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, 5 1 ज़ा 520 था, तो 20% इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर यहाँ डिक्रीज होता तो क्या करते, इंक्रीज की जगह यहाँ डिक्रीज की वैल्यू डाल देते। फॉर एग्जांपल 60,000 से उसकी सैलरी 50,000 हो जाती, तो भी यही फॉर्मूला आप रखते,
इंक्रीज की जगह आप डिक्रीज लिखते, कितना डिक्रीज, 10,000 डिक्रीज हुआ, तो आंसर उसका भी 20% आता है। ये एक तरीके का मैंने बता दिया कि सवाल में अगर ऐसी चेंजेस हो जाए तो आपको पता होना चाहिए किस तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज आएंगे आपके इस पेपर में, जैसे बता चुका हूं मैं। अच्छा, अ करंट वैल्यू ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी इन रुपीज 5 लाख, दिस इंक्लूड 25% इंक्रीज इन इट्स प्रीवियस वैल्यू, द वैल्यू इन द ईयर वाज। अच्छा भाई, बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। अच्छा भाई, एक वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, 50 लाख दी हुई है, ठीक है। दिस इंक्लूड 25% इंक्रीज इन इट्स प्रीवियस वैल्यू, एंड द वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर वाज, दिस इंक्लूड द 25। अच्छा 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 अच्छा। एक हमारे पास घर है जिसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। वो इंक्रीज होके 50 लाख हो गई, ठीक है। और इसके अंदर 25% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस वैल्यू से। मतलब फॉर एग्जांपल पहले ये समझो 40 लाख रुपए की थी, 25% इंक्रीज हो गया, मैं एक अंदाजन ऐसे ही एक रैंडमली वैल्यू बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 40 लाख रुपए थी, 25% बढ़ने के बाद 50 लाख हो गई। तो उसने मुझे अभी करंट वैल्यू बता दी कि भाई अभी इसकी वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए है, और इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो 25% इजाफा हुआ है, ठीक है। कितना इजाफा हुआ है, 25% इसके अंदर इजाफा हुआ है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाई इसकी पुरानी कितने पैसे थे, मतलब पहले इसकी वैल्यू क्या थी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये पुराने फॉर्मूले से ही हो जाएगा जो अभी मैंने यूज किया है। कैसे होगा भाई, किस तरह से, देखें। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, क्या कहते हैं, न्यू अमाउंट दी हुई है, और हमें परसेंटेज बताई गई है 25% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, पुराने फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, लेट मी थिंक, इसको पुराने फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रीज मुझे परसेंटेज में दिया गया है, मुझे ये नहीं पता कि इंक्रीज हुआ कितना है। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास जो है, इसमें हम ये फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंक्रीज की वैल्यू नहीं है, इंक्रीज। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, हमारे पास न्यू अमाउंट ये है और इंक्रीज 20। अच्छा, बेसिकली ओरिजिनली हमारे पास क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर मैं ओल्ड वैल्यू पे जाऊँ, और हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ है, 25% हुआ है, तो टोटल मेरे पास इंक्रीज हुआ है 125% इंक्रीज हुआ है। अगर 125 को, क्योंकि परसेंटेज से हटाना है, तो इसको डिवाइड बाय हम 100 कर देंगे तो हमारे पास 1.25 आ जाएगा। मैं भी परसेंटेज से हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आ गया 1.25 मेरे पास वैल्यू। अब अगर मुझे पता करनी है ओल्ड वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू से, 50 लाख से डिवाइड कर देते हैं 1.25। तो कैलकुलेटर में चेक करते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 40 लाख, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है इसकी, ठीक है। कॉमा आई थिंक गलत लगे हुए, तो ये मेरे पास वैल्यूज इसकी आ रही है 40 लाख, मेरे पास वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोग को। अच्छा जी, 2024 पर आते हैं हम। 2024 के एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो है, a number is increased by 7:5, it becomes 49, the number was। अच्छा, एक नंबर है जो 7:5 में इंक्रीज हुआ और वो 49 बन गया, वो कौन सा नंबर है। तो सिंपल हमारे पास क्या है, अ, एक नंबर इंक्रीज हुआ 7:5 में जो बन गया 49, मतलब नंबर बन गया मेरे पास 49। क्या हो गया इसको, यहाँ मेरे, जस्ट वेट, चार्ज खत्म हो गया पेन का, तो उसको चार्ज पे लगा देते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास नंबर हो गया 49। कैसे हुआ, जब मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई कराया
किस इंक्रीज करा है किस रेशियो 7/5। ये वही बात हो गई जो ऊपर हमने पिक्चर वाली बात करी थी, समझो उसी तरह के। अब यहाँ पर मुझे वो नंबर निकालना है जिसको मैंने इस रेशियो से मल्टीप्लाई कराया तो 49 बन गया, इंक्रीज हुआ है। सही, इंक्रीज की बात हो रही है। तो हमारे पास 49, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। 7 1 जा 7 7 जा और 5 7 जा हमारे पास 35। तो 35 वो नंबर है जिसको मैं इस रेशियो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 49 बन जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पुट करके। तो ये हो गया पहला एमसीक्यूज डन। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन, सम ऑफ मनी है वो डिवाइड हुई है बिटवीन सरदार आतिफ इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ आतिफ गेट ₹6,000 द टोटल अमाउंट वाज। अच्छा जी, टोटल अमाउंट निकालनी है। अच्छा, दो लोगों में, एक हमारे सरदार साहब हैं और एक आतिफ भाई हैं हमारे पास। इनका जो पैसे डिवाइड हुए हैं उसका रेशियो 3:2 है। ठीक है, आतिफ साहब को मिल गए भाई 6,000 रुपीज। ठीक है, तो अब मैं ये कर सकता हूँ, आतिफ साहब को मिल गए 6,000 रुपीज और हमारे पास जो है, अगर मैं किसी तरीके से सरदार साहब की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे लिए काम शायद आसान हो जाएगा टोटल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको अब क्या सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पर मेरे पास तीन रेशो जो आतिफ के पास है वो किसके बराबर, 6,000 के। तो अगर 6,000 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरे पास 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब एक रेशो बराबर है 2,000 के और इसके पास कितने रेशो है, 2। तो इसका मतलब अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2,000 से तो मेरे पास टोटल बन जाएंगे 4,000। मतलब सरदार साहब को मिले 2,000 रुपए, आतिफ साहब को मिले 6,000। सवाल में वो सरदार साहब की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है मुझे टोटल बताओ। टोटल कैसे बताएंगे, टोटल में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या है, वो गलती यह है, टोटल मुझे कैसे बताना है, टोटल हमें दोनों को ऐड करके सिंपल बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन सिंपल 4,000 6,000 ऐड करें क्या बनेगा, 10,000। तो ये आंसर आ गया। इससे आपने दो चीजें सीख ली, अगर आपको सरदार की वैल्यू पूछी जाती है वो कैसे निकालेंगे, और अगर टोटल पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों चीजें आपने इसके अंदर सीख ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन का है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई ये वीडियो गो थ्रू कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनके बेसिक चीजें पढ़ी हुई हो। अगर वो नहीं पढ़ी हुई है तो आपको चीज मुश्किल लगेगी। ठीक है, लेकिन सवाल इसी तरीके से आता है। अब अगला सवाल, इन द गिवन टेबल कंसीडर द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। टेबल दिया, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन द वेरिएशन इन्वॉल्व एक्स एंड वाई इन नो वेरिएशन डायरेक्ट विद इनवर्स और कंपाउंड वेरिएशन। अब हमें बताना है कि बेसिकली क्या डायरेक्ट है इनवर्स है, कैसे पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वाई के, तो इक्वल टू हटेगा के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ और y की 12 जो कि दी हुई है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 3/12 इज इक्वल टू के। तो ये मेरे पास बन जाएगी 1/4 वैल्यू k की। ठीक है, ये मेरे पास 1/4 बन गई। तो इसका मतलब इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1/4 y। ये बन गई इक्वेशन। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ तो आपको पता ही है मैं कैसे लाया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब इससे फायदा क्या होगा, अगली वैल्यू मेरे पास क्या है, एंड 6, मतलब x भी 6 है और y भी 6 है। अब मुझे ये चेक करना है, अगर मैं y की जगह 6 पुट करता हूँ तो क्या मेरे पास x भी 6 आएगा, नहीं आएगा। 6 डिवाइड बाय 4 6 नहीं आता, इसका मतलब ये डायरेक्टली नहीं है। अब अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, अगला ऑप्शन हमारे पास होता है इनवर्सली। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, तो ये हो गया इक्वल टू के 1/y। तो पहली वैल्यूज हमने यहाँ रख दी 3 और यहाँ इसको 12 रख दिया, 12 वहां जाके मल्टीप्लाई, तो के की वैल्यू आ गई 36। तो इसका मतलब इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 36 1/y। ये मेरी मेन इक्वेशन बन गई। अगले बॉक्स में मेरे पास 6 और 6 है तो मैंने y की जगह 6 पुट कर दिया, 6 1 जा 6 6 जा, तो x भी मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। x भी मेरे पास 6 आ गया। इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो है, जो रिलेशन बन रहा है एक्स और वाई को, इनवर्स वेरिएशन बन रहा है।
आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको चैप्टर का नहीं पता तो ये आपको बहुत मुश्किल चैप्टर लगेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीजें इसके अंदर आ रही हैं। इफ 34% ऑफ अ नंबर इज 69 पॉइंट द नंबर विल बी। अब बहुत ध्यान से इंग्लिश को समझना है। वो क्या कह रहा है, 34% ऑफ अ नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू समझो, कह रहा है 34% ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, जो नंबर नहीं पता उसको एक्स ले लिया, इज 69.36। इस वर्ड को वर्डिंग समझ ली तो काम आसान है। तो 34% है किसी नंबर का, मतलब एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, उसकी मैं 50% निकालूं, कितने रुपए बनेंगे, 50 रुपए बनेंगे। तो इसी तरीके से कोई अमाउंट है जिसका 34% निकाला गया, 69.36 है, वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 34% ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू 69.36। 34% को परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आप लोग को। 69.36 डिवाइड करेंगे 0.34, x इज इक्वल टू 69.36। 0.34 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.34। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 204। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों को। इसका ऑप्शन नंबर है 204.00 ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो इसका ऑप्शन आप टिक कर देंगे। लास्ट पार्ट 2024 का, शकी शाकिर बॉट अ बाईसाइकिल रुपीज सोल्ड इट ऑन 25% प्रॉफिट। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉफिट लॉस की, तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपने ज़रूर पढ़े हुए होंगे। ठीक है, बड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, सेल करना जिस प्राइस में सेल होता है, कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने खरीदी भी हो। लॉस किस तरह निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये 6, 7, 8 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके फॉर्मूला आपको नहीं गिवन। और आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा हमारे पास, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो फॉर्मूले चार जो आपने अपनी स्कूल लाइफ में जरूर पढ़े होंगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ जो अगर आप याद याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इतने मुश्किल भी नहीं है वो फॉर्मूले। ठीक है, चार फॉर्मूले मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे आपके पास प्रॉफिट लॉस का कोई भी सवाल आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब पहले तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास है, अगर मुझे किसी की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। इसी तरीके से अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब देखिए कितना सा फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है इन दोनों फॉर्मूले में। सिर्फ फर्क क्या है, प्रॉफिट हट गया, लॉस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। तो ये एक फॉर्मूला याद होगा, दूसरा याद हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आता है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको उल्टा कर दे फॉर्मूले को। ठीक है, और यहाँ एस पी आ जाएगा। इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दे और सीपी के एसपी लगा दे। इसी तरह अगर लॉस का है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये फॉर्मूले अपने पास मेंशन करना है। सवाल में निकालना क्या है, शाकिर बॉट अ बाईसाइकिल रुपीज 30,000, सोल्ड इट ऑन 25% प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट में इसको सेल किया है। ठीक है, एंड द सेल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, सेल प्राइस क्या होगी बाईसाइकिल की वो बतानी है, सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसने खरीदा 30,000 में और उसने बेचा 25% डिस्काउंट में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आप खुद सोचें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। मैंने आपको सवाल समझा दिया कि चार फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, अब आप खुद सोचे कौन सा होगा और
क्या आंसर आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है जी। 2023 पे मूव करते हैं। 2023 का एमसीक्यू नंबर 1, इफ 6,000 candidates are appearing in mathematics test and 55% of the candidates are male, then the ratio of female to male candidates, रेशियो बताना है फीमेल टू मेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमाउंट देखनी पड़ेगी भाई, 6,000 में से 55% मेल है, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 6,000 कैंडिडेट्स हैं, उसमें जो मेल है उसकी परसेंटेज दी हुई है 55%। अब जब परसेंटेज दी हुई है तो अमाउंट निकालना मुश्किल नहीं है। 55 को डिवाइड बाय 100 किया, पहले परसेंटेज से हटाया, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मेल कितने हैं। तो मेल मेरे पास यहाँ बन रहे हैं 3300। अब फीमेल कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सी काम है, टोटल आपके पास पता है, इसको माइनस कर देंगे हम 3300 से, तो ये हो गया 2700। अब सवाल में क्या पूछा है, रेशियो बताओ फीमेल टू मेल, तो पहले वो फीमेल कह रहा है तो पहले फीमेल लिखो, रेशियो का साइन, और फिर मेल लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करना लाजमी है, जैसे कि ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ 27 है या 33 है, 3 9 सा 27, 3 11 था, तो 9 रेशो 11 इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये वाली बात आप लोग को क्लियर होगी। अच्छा जी, MCQs number 2, 60 chocolates are divided in a ratio of 2 ratio between two friends, the friend with the greater share gets। अच्छा अब देखें, दो दोस्तों में 2:3 की मिकदार में 60 चॉकलेट डिवाइड हुई, टोटल मेरे पास जो है वो 60 हैं चॉकलेट्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक तरीकेकार मेरे पास, अब मेरे पास टोटल दिया हुआ, इससे प्रीवियस वाला सवाल हमने किया था पैसों वाला, उसके अंदर आतिफ साहब की वैल्यू दी हुई थी, इसके अंदर टोटल बताया गया है। तो जब टोटल का, अब टोटल में से मुझे एक का रेशो निकालना है, वहां पर अगर आपको सवाल याद हो तो आतिफ साहब की अमाउंट दी थी, तो आतिफ साहब के रेशो से मैंने डिवाइड करके एक रेशो की वैल्यू निकाली, फिर वो सरदार साहब के रेशो से मल्टीप्लाई करा, टोटल बता दिया मैंने। यहाँ पर मुझे टोटल दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा टोटल रेशो से। ये बात ध्यान से, ये गलतियां बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, इसका मतलब एक रेशो बराबर है 12 के। अब उसने क्या पूछा है ये देखो, द फ्रेंड विद द ग्रेटर शेयर, ज्यादा शेयर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा ना, इसके बाद रेशो ज्यादा है, तो 12 3 का क्या हो जाएगा 36, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 36, ठीक है जी। तो आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी, बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा नेक्स्ट सवाल तो और ही सिंपल है, आर डिवाइड बाय एस, क्या हो गया मेरे पेन को, बराबर है 210 214 के, देन द वैल्यू ऑफ आर एस रिस्पेक्टिवली विल बी। अच्छा आर के सामने वाली साइड आर की वैल्यू, एस के सामने वाली एस की वैल्यू। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, बेसिकली वो सिंप्लीफिकेशन देखना चाह रहा है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर से कर लो तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये बन जाएगा 105 आ जाएगा, 2 1 जा और 0 फिर 2 5 जा, बेहतर है कैलकुलेटर से ही कर लीजिएगा भाई, ऐसी कोई ब्लंडर्स ना मार दें आप लोग। तो 105 एंड 10, तो आर की वैल्यू 105, उसने, अच्छा नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बहुत अच्छे है ना थोड़ा सा ट्रिक खेली है। ट्रिक क्या खेली है, द वैल्यू ऑफ एस एंड आर, मतलब वो कह रहा है पहले एस की वैल्यू बताओ और फिर आर की वैल्यू बताओ, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है 107 और इसकी क्या है 105, तो यहाँ बच्चा गलती करेगा, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है, पहले आर की लिख दी 105 और फिर लिख दी 107, इसका फाइनल आंसर ए होगा 107 एंड 105। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान से रीड करना है वो पूछ क्या रहा है। बहुत टाइम होता है आपके पास एमसीक्यूज के लिए, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आपने तरीके से इसको करना है। अच्छा 2.3% एक्सप्रेस इन नंबर, अब नंबर से बताना है 2.3 परसेंटेज कैसे हटा, नंबर मतलब परसेंटेज से हटाना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.023, कैलकुलेटर से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 2023 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, अ क्लास ए कैन एक्यूमिडेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास एक है, इसका डेटा बना लेते हैं, बेहतर रहेगा, लग रहा है लंबा सवाल है। क्लास ए के अंदर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास बी कैन एक्यूमिडेट 20 मोर देन द क्लास ए, जो क्लास बी है
वो क्लास ए के मुकाबले 20 ज्यादा बच्चे बिठा सकती है, एकोमोडेट कर सकती है, तो x+20 लिख दिया। ठीक है, बड़ी कॉमन सी चीजों को मुश्किल है। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट अकोमोडेट इन द क्लास ए एंड बी इज 3:4, जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन द क्लास ए, क्लास ए के अंदर कितने एकोमोडेट कर सकते हैं वो बताना है मुझे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीके कार तो मैं जैसे बता चुका हूं, अब हम ले लेते हैं क्लास, हम ले लेते हैं रेशो, या इसको इस तरीके से कर लेंगे हम, एक तरीके तो मैंने बताया था, क्लास ए ले लेते हैं हमारे पास, और या हम इस तरह लेते हैं रेशो एंड एकोमोडेट, रेशो एंड एकोमोडेट। रेशो मेरे पास क्या है, ए का 3 और 4 इसका बी का, इसमें एकोमोडेट 3x हो सकते हैं, इसमें x+20 हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x+60 इज इक्वल टू 4x, 3x को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 60 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। अगर वो आपसे b का पूछेगा तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 60+20 क्या हो जाएगा, 80। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। 2022 हमारा 22 हो गया नहीं, अच्छा 2022 रहेगा ना, 2022 है हमारे पास। इंक्रीज 60 रुपीज इन रेशो 3:2। अच्छा 60 इंक्रीज बताना है 60 रुपीज में रेशो, तो 60 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, 2 1 जा 230, तो आंसर आ गया 90। सिंपल सा सवाल, कोई मुश्किल नहीं। अगला, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वो रिड्यूस टू रेशियो 5 if 20 students are now allowed to sit in exam, the actual number of students in the class was, okay, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अच्छा जी, in a school the number of student in class will reduce to 2:5 if 20 students are now allowed to sit in class, the actual number of students in the class was, एक्चुअल स्टूडेंट क्या थे वो बताने हैं, लेकिन अगर मुझे एक पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, 20 मुझे दिए, 20 स्टूडेंट अलाउ, तो 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट अलाउ हैं तो उसमें मैं क्या कर लूंगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि 2 से 5 रेशो में कन्वर्ट हुए ना, पहले 20 डिवाइड बाय 2 किया 10 आ गया। अब मुझे बताने हैं कि एक्चुअल स्टूडेंट अब कितने हैं। ठीक है, इफ 20 इज नाउ अलाउड टू सिट इन एग्जाम द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। अच्छा नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया द प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट के। अच्छा के बताना है यहाँ पर, तो के किस तरीके से हम निकालेंगे, के निकालने के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी वैल्यू, कि पहले तो प्रोपोर्शनलिटी बताई भी नहीं है, इनवर्सली के डायरेक्टली है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y ले लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 21 है, तो ये हो गया 2/21। हो सकता है आप पहली वाली वैल्यू देख के मान जाए हाँ ये तो सही आंसर है, दूसरी वैल्यू भी चेक करें। अब क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू के वाई लिया, दूसरी वैल्यू क्या 3 और 14 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा, तो 3/14। तो k मैच नहीं कर रहा आपका, के कांस्टेंट है वो सेम आना चाहिए, वो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन की बात कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो x इज इक्वल टू के 1/y। अब यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की वैल्यू 21, 21 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा 42। ठीक है, अब अगली वैल्यू भी चेक करता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास 3 है, k और इसकी वैल्यू मेरे पास 14 है, 14 3 का भी होता है 42, इसका मतलब k कांस्टेंट 42 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, इफ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद x इनवर्सली विद t, इफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इज 4 देन द वैल्यू ऑफ p। अब वो क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी y वेरियस डायरेक्टली टू x, डायरेक्टली है x के एंड इनवर्सली t के, तो इसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि x के तो वो डायरेक्टली है तो इस तरह लिख दिया, और t के इनवर्सली तो वो इस तरह आ गया। अब इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा,
तो ये x और 1/t आ गया। अब वो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहले मैं पहला जो ब्रैकेट उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। y मेरे पास 12 है, x 6 है और t मेरे पास 2 है। तो ये 2 1 जा 2 3 जा हो गया, 3 वहां जाके डिवाइड करा दूंगा। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/t। अब निकालना क्या है, निकालना है दूसरे बॉक्स में मेरे पास x की वैल्यू मिसिंग है जिसको p कहा गया है। तो मैं y की वैल्यू 3 रखी मैंने, x की जगह p रख दिया और t की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 20। 4 1 जा 4 5 जा तो 1/5 बच गया, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई 15, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा, द साइज ऑफ द पेपर इज 25 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ इट डिक्रीज। ओके, अब यहाँ पर डिक्रीज की बात आ गई। अच्छा जी, डिक्रीज किस तरीके से करेंगे अब वो देखना है हमें। अच्छा जी, बहुत गौर से सुन ले। साइज जो पेपर का है वो 25 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है और लेंथ और विड्थ डिक्रीज हुई है 2:3 में। तो सिंपल डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज में हम क्या करते हैं, अब ऑब्वियसली न्यूमिनेटर जो है वो ऑलरेडी छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 2/3 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 16 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 20। तो 16/20 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब एक डिस्काउंट का सवाल आ गया भाई हमारे पास। डिस्काउंट का सवाल किस तरीके से करेंगे। आफ्टर डिस्काउंट 8% फैन कॉस्ट ₹3,500 द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। अब 8% डिस्काउंट के बाद जो फैन की कॉस्ट है वो पड़ रही है 3,500। भाई टोटल हमारे पास 100% अमाउंट होती है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 8%, तो बची कितनी 92%। 92 को डिवाइड बाय 100 करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.92। अब मेरे पास अमाउंट क्या दी हुई है 3500, डिवाइड बाय 0.92 करूंगा तो मेरे पास वो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी जो बेसिकली मेरे पास इसकी थी विदाउट डिस्काउंट, मार्क प्राइस वही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका मैच होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, क्योंकि डिक्रीज होती है ना, डिस्काउंट मतलब डिक्रीज हो गई हमारे पास अमाउंट, तो 100 में से 8% माइनस कर दें तो 92% रहेगा। डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.92, तो अमाउंट को डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारा अमाउंट को डिवाइड करेंगे 0.92 से, तो आंसर आ जाएगा फाइनल आपके पास। आतिफ बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शूज फॉर ₹5 to फैक्ट्री आउटलेट सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 10% सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये सवाल फिर वही आ गया, वो चार फॉर्मूलों में से, चार फॉर्मूले यूज करके ये सॉल्व होगा। ये भी आपने करना है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए। मैंने फॉर्मूले बताएं, अब ट्राई करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 2019 द क्वांटिटी Q is increase in a ratio। एक Q क्वांटिटी है जिसको इंक्रीज किया गया इन रेशियो ऑफ M रेशियो N में, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, M is lesser than N। याद रखिए इस तरह के दो सवाल हमने किए, एक इंक्रीज वाला के एक डिक्रीज वाला के। जब भी इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आएगा याद रखिएगा कि अगर आपकी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो जो भी आपका रेशो गिवन होगा, अभी रेशो गिवन है M रेशो N, जो भी आपको रेशो गिवन होगा उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप न्यूमिनेटर में रखेंगे। मतलब यहाँ पर n बड़ा है m से, तो मुझे अगर इंक्रीज चाहिए q नंबर का तो n डिवाइड बाय m कराऊंगा। ठीक है, अगर प्रीवियस सवाल आपको याद हो, ये वाला किया था हमने जिसमें डिक्रीज था, ऑलरेडी रेशो मुझे इस फॉर्म में गिवन था और न्यूमिनेटर में मेरी छोटी वैल्यू थी। डिक्रीज में आप न्यूमिनेटर में छोटी वैल्यू रखें, अगर यही सवाल डिक्रीज के लिए आ जाता तो इसका जवाब ये बन जाता हमारे पास m डिवाइड बाय n। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम Na मुझे दिया हुआ है 22.98 और एटॉमिक क्लोरीन Cl दिया हुआ है 35.5। द परसेंटेज एटॉमिक मास ऑफ Na इन NaCl। NaCl के अंदर Na कितना परसेंट है वो बताना है मुझे। तो पहले तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ क्योंकि NaCl कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करके ही बनेगा भाई। तो ये मेरे पास ऐड होके बन रहा है 58.48। अब मुझे क्या किसकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑप्टेन नंबर, ऑप्टेन कितने हैं इसके 22.9 डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारे 58.48।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमें आंसर दे रहा है 39.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा सवाल था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के सवालों में घबराता है। सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स प्लस टू। कॉस्ट डेटा बनाया करें, डेटा बनाना आ गया और काम आसान हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस द वैल्यू प्रॉफिट और लॉस इज ₹100। द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹100। अच्छा जो वैल्यू है वो 100 है, लॉस ऑफ परसेंट। ठीक है। द एसपी इन द टर्म ऑफ एक्स, वैल्यू मुझे दी हुई है 100। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द एसपी, एसपी बता दो इन टर्म ऑफ एक्स, मतलब जो आंसर इसका आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस पी इज लेसर देन एंड सी पी इज बिगर देन। कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब लॉस हुआ है हमें। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, लॉस हुआ है हमें, लॉस। ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, सी, यहाँ मुझे एस पी निकालना है तो इसको वहां ले जाऊंगा, तो एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। लॉस कितना हुआ है, ₹100 हुआ है, यहाँ 100 आ गया। और ये कितना है, x प्लस टू। तो ये बन जाएगा एस पी इज इक्वल टू, माइनस 100 करूंगा तो -98, तो x माइनस 98 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्विकली हम आगे सवाल में बढ़ते हैं। देयर आर 1.5 डजन बनानास, 8 एप्पल, 4 पेरेंट्स apricots in the fruit basket, the ratio banana to apple। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, रेशो बताना है बनानास टू एप्पल, बनानास टू एप्पल का मुझे रेशो बताना है। लेकिन यहाँ पर याद रहे बनानास मुझे जो है वो दर्जन बताए हुए हैं, एक्चुअल अमाउंट नहीं बताई कितने। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। मैंने बताया रेशो के अंदर दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, दोनों की वैल्यूज पता होनी, तो 18, मतलब बनानास टोटल हो गया 18, 18 और एप्पल मुझे गिवन थे 8। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 9 2 4, सो 9:4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 2018 के एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। अच्छा, a health supplement 250 gram consists of vitamin A and C. If the vitamin A makes 70% of the weight, then the weight of the vitamin C। अब एक सप्लीमेंट है जिसका जो है 250 ग्राम की, ठीक है। उसमें जो ए, विटामिन ए और सी है, उसमें जो ए है उसकी मिकदार 70% है, तो उसका 70% निकालना है, तो 70% मतलब डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अच्छा हमारे पास सारे जीरोस कट गए, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 70% ऑफ, क्या है हमारे पास 250 ना, इसकी वैल्यू आ रही है 175 ग्राम। इसका मतलब ये है 175 ग्राम जो है वो ए विटामिन है। मुझे परसेंटेज गिवन थी, मैंने उसको वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब मुझे किसकी बतानी है, सी की बतानी है। सी की कैसे बताऊंगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा ए को, तो ये आ गया 75 ग्राम। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। माजिद bought a car for ₹7,50,000, later it sold for loss of 20%, the loss incurred is, कितना लॉस हुआ वो बताना है। अच्छा भाई, लॉस कितना हुआ, 20% है, तो उसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा सवाल है, देखिए 20% लॉस हुआ और उसने गाड़ी खरीदी 7,50,000 में, तो 20% निकालना है मुझे इसका। तो 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, जीरोस कट कर दूंगा मैं यहाँ से। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 बन जाएगा, जो कि उसका बेसिकली लॉस हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। In a sale, mark price of the good is reduced by 25%. If the mark price of a dairy was 500, then its price in sale is, in a sale the mark price of a good reduced by, अच्छा भाई 25% रिड्यूस कर दी गई प्राइस के अंदर। ठीक है। तो उसकी एक्चुअल अमाउंट 500 थी, 500 में 25% रिड्यूस कर दिया गया,
तो अब वो कितने में सेल होगा, डिस्काउंट होता है ना, हमें डिस्काउंट मिलता है, हमें भाई चीज है 5,000 की 50% डिस्काउंट है तो हमें 2,500 में मिल जाएगी, ठीक है, तो हमें वो अमाउंट बता रहे कितने मिलेगी हमें। तो 5,000 500 सॉरी 500 है, 5,000 नहीं है, 25% ऑफ 500 निकालेंगे, तो 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, जीरोस कट गए, तो ये आ गया 125। ये आंसर नहीं है, ये क्या निकाला है मैंने, ये 500 का 25% निकाला है। मुझे क्या मालूम करना है, मुझे बताना है कितने में ये सेल होगी। तो ये मैंने क्या निकाला है, 500 का 25% कितना होता है, 125 होता है। तो मैं 500 में से माइनस कर दूंगा 125, तो 375 इसका फाइनल आंसर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत आसानी से आप कर लें, अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, 100 gram of mixture of paint and turpentine contain 55% of paint. If in 10 gram turpentine is added to the mixture, the percent turpentine in the new mixture will be। अच्छा जी, अब सवाल को पहले डेटा बनाना पड़ेगा, सीधा सीधा सवाल नहीं है ये, ठीक है। 100 ग्राम का मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर किस चीज का मिक्सचर है, पेंट है हमारे पास और टर्पंटाइन है, ठीक है, दो चीजें हैं। पेंट जो है वो 55% है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो मैं 55% निकालूंगा इसका। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ 55% इसका निकालेंगे, तो ये 100। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी बेहतर तरीका हमारे पास क्या हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ टर्पंटाइन विल एडेड टू द मिक्सचर। अब ये 55% है, क्लियरली ये 45 होगा। अच्छा, सिंपल बात है, ठीक है, वो 100% की बात कर रहा है, लेकिन उससे क्या, टर्पंटाइन के अंदर 10% ऐड हो गया, 10 ग्राम ऐड हो गया, 10% नहीं ग्राम ले लो, 10 ग्राम ऐड हो गया। जब 10 ग्राम ऐड हो गया तो ये कितना बन गया, 55 बन गया। बात समझ आई, 55 बन गया। तो अब क्या करूंगा, 55 डिवाइड बाय 1 जब इसके अंदर 10 ऐड हुआ तो टोटल में भी 10 ऐड हो जाएगा। तो 55 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज बतानी है मुझे कितना मिक्सचर में ऐड हो गया। तो ये जीरो कट हो गया, ठीक है, 11 वन ज़ा 11, 5 ज़ा 5, 10 ज़ा 50, तो 50% इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये दोनों सवाल 2017 के रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों मैं पीछे करवा चुका हूँ। तो इस पूरी वीडियो का जो हासिल असूल या हमने देखा, इसके एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। अगर आप देखें कैसे कैसे सवाल है, रेशो में आपको इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस में मैंने आप लोग को फॉर्मूले जो बताए वो आपको आने चाहिए, वो आपको याद होंगे, आप कोई भी सवाल कर लोगे। वेरिएशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक आना चाहिए, के कैसे निकालते हैं, और किस तरीके से चेक करेंगे के की वैल्यू सही किया है, ये कैसे चेक करेंगे इनवर्सली है कि डायरेक्टली है। फिर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, परसेंटेज की कॉन्सेप्ट आए, परसेंटेज के थोड़े सवाल ज़्यादा हैं तो परसेंटेज की प्रैक्टिस भी देखें कि कौन सी सिचुएशन में क्या। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपके एक तो बेसिक अच्छे होने ज़रूरी है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, क्या डेटा दिया है, डेटा बनाएं, क्या डेटा दिया हुआ है और निकालना क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया, एक्सट्रैक्ट करना आ गया कि इसके अंदर डेटा क्या दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपका 80% सवाल तो हो गया। फिर तो 20% समझे कैलकुलेशन रह गई, उसमें कहीं आप गड़बड़ कर दे वो अलग बात है, लेकिन 80% आपका सवाल हो जाएगा अगर आप सवाल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें कि क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। ध्यान से कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, इसी तरह के सवाल बन के इस साल भी आएंगे। अगर आप 2025 के मैं सवाल की बात करूँ रिसेंट में, अभी जो पहला एमसीक्यूज आया ये एग्जैक्टली पीछे भी आया हुआ है, इस तरह का रिपीट हुआ हुआ है। दूसरा एमसीक्यू रेशियो वाला, बड़ा ही बच्चों वाला सवाल। तीसरा एमसीक्यू 100 ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम होगा, तो इस तरह का सवाल हमने अभी रिसेंटली किया। फिर इंक्रीज वाली बात आ गई, इंक्रीज परसेंटेज का सवाल आ गया, फिर परसेंटेज का सवाल आ गया, दो सवाल परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सीआरक्यूज करेंगे, ठीक है। इसका एक सीआरक्यू आता है 4 नंबर का और 5 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला शीट में इस चैप्टर से कोई फॉर्मूला नहीं गिवन होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको याद करने पड़ेंगे, इतना मुश्किल है नहीं, बस प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो ऐसी कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।